मैं बलवंत सिंह यादव, अध्यापक, गांधी इंटर कॉलेज कुबा, मेहनाजपुर आजमगढ़। इस समय संस्कृत व्याकरण में जो स्वर संधि का प्रकरण चल रहा है, उसमें आज हम आपको पररूप संधि के बारे में बताएंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको पूर्व रूप संधि के बारे में बताया। आइए आज हम देखते हैं पररूप संधि। पररूप संधि, नाम देखिए, नाम है पररूप और इससे पहले हमने पढ़ाया था पूर्व रूप। पररूप संधि जिसका सूत्र आपको मिलेगा एंगि पररूपम। सूत्र है एंगि पररूपम। और पूर्वरूप संधि का पढ़ाते समय हमने बताया था एंगः पदान्तादति। अब अंतर देखिए, पहले संधि का अर्थ समझिए। वह पूर्व रूप था, पूर्व माने पहले वाले का रूप ले लेना, और यहां है पर रूप। पर का अर्थ है बाद वाले का रूप ले लेना। तो पूर्व रूप और पर रूप में जो स्थान भेद से एंग प्रत्याहार का प्रयोग होता है, वो अंतर आता है। देखिए, एंग पर रूपम, एंग क्या है? वही एंग प्रत्याहार है जो उसमें था एंग। वह एंग प्रत्याहार है जिसमें दो वर्ण आते हैं, ए ओ। ए ओ को एंग कहते हैं, ए ओंग। ए ओ को एंग कहते हैं। पर रूपम, पर माने बाद वाले, ये बाद में होंगे और इन्हीं का रूप ले लेगा। कौन? आत, अ ले लेगा इन्हीं का रूप। कौन सा? आ, ह्रस्व अ। इस सूत्र के स्पष्टीकरण के लिए हम आत माने अ की अनुवृत्ति करेंगे। किसकी अनुवृत्ति करेंगे? अ की। अ की अनुवृत्ति होगी यहां पे। यह आत मैंने भी कहा, आत अ की अनुवृत्ति। अब सूत्र बोलेगा कि यह अ क्या है? यदि पूर्व में अवर्णांत कोई उपसर्ग है, ये पररूप संधि का प्रयोग प्रायः अवर्णांत उपसर्ग के साथ होता है। हालांकि एक दो उदाहरण ऐसे मिलेंगे आपको कि वो उपसर्ग नहीं होंगे, लेकिन एक प्रक्रिया के तहत वह अ आ जाएगा, पहले नहीं रहेगा। अभी बताएंगे आपको। तो यहां पे यदि अवर्णांत उपसर्ग के बाद एंग प्रत्याहार में आने वाला वर्ण हो और वह एंग प्रत्याहार में आने वाला वर्ण धातु रूप में पहले हो, अर्थात एकार आदि या ओकार आदि धातु रूप हो उत्तर पद के प्रारंभ में, और पूर्व पद का जो अंत है वह अवर्णांत हो। देखिए ध्यान से, उदाहरण से मैं समझा दूं। आपको बताया गया था पहले पूर्व पद और फिर बताया गया था उत्तर पद। ये मैं समझाने के लिए ऐसे प्रयोग करता हूं, नहीं तो परीक्षा में और किसी कंपटीशन में पद के रूप में नहीं देगा, केवल पद या वर्णों को दे देगा। देखिए क्या होगा, अवर्णांत उपसर्ग होगा। जैसे प्र, प्र क्या है? प्र में क्या है? अ। प्र में क्या है? देखिए प्र में क्या है? आधा प धन र धन अ। यह अवर्णांत उपसर्ग है प्र। अवर्ण से अंत हो रहा है, इसलिए इस प्र को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहेंगे अवर्णांत उपसर्ग। अवर्णांत, अवर्ण से अंत होने वाला। जो वर्ण अ हो और अवर्ण से अंत होता है उसको हम अवर्णांत कहते हैं। अवर्ण से अंत होने वाला उपसर्ग पहले हो और उत्तर पद का जो प्रारंभिक वर्ण है वह एकार हो अथवा ओकार हो। एकार
अथवा ओकार। कहने का मतलब एकार आदि में हो, ओकार आदि में हो, ऐसा धातु रूप होना चाहिए। ये कैसा रूप होना चाहिए? यह धातु रूप होना चाहिए। धातु, ऐसा धातु रूप जिसके आदि में ए हो अथवा आदि में ओ हो, वह उत्तर पद के प्रारंभ में होना चाहिए। जैसे हम दे देते हैं एजते, बहुत उदाहरण नहीं मिलते, लेकिन जो उदाहरण मिलते हैं आप उन्हीं से समझ लीजिए। मिल गया आपको प्रधन एजते, मिल गया प्रधन एजते। अब देखिए प्र क्या है? अवर्णांत उपसर्ग है, जैसा कि बोल रहा है। पूर्व पद जो है अवर्णांत उपसर्ग का हो, यानी पहले अवर्ण से अंत होने वाला कोई उपसर्ग हो, उत्तर पद का जो प्रारंभ है वह एकार आदि हो या ओकार आदि हो। एकार माने ए आदि माने शुरू में हो जिसके, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एकार आदि, माने एकार आदि में हो। और जिसके आदि माने शुरू में ओ हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ओकार आदि। तो यहां एजते जो है, यह ए देखिए शुरू में है, धातु रूप है। उत्तर पद के प्रारंभ में आदि में एजते है, यह ए है, एजते का धातु रूप एजते का एकार आदि है। और उत्तर पद के प्रारंभ में अवर्णांत उपसर्ग है। तो यह जो अवर्णांत उपसर्ग माने जो अ है, यह पर माने बाद वाले का रूप ले लेगा। अ के बाद में क्या है? ए। देखिए इसलिए संधि का नाम क्या है? पर रूप। संधि का नाम है पर रूप संधि। और इससे पहले हमने आपको पढ़ा है पूर्व रूप संधि। तो ए ओ पूर्व होते थे और बाद में अ होता था, अपने पूर्व का रूप लेता था। और इस संधि में क्या है? ए ओ पर होंगे, पर माने बाद में होंगे, और पूर्व में अ होगा जो कि बाद वाले का रूप ले लेगा। इसलिए संधि का नाम क्या है? पर रूप। पर माने बाद वाले का रूप लेना, तो ये बाद वाले का रूप ले लेगा। यह प में प्र में जो अ है वह अपना बहुरूपिया है, रूप बदल करके वह ए को ही स्वीकार कर लेगा। तो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा प्रेजते। अपने अस्तित्व को समाप्त करके एजते का जो प्रारंभिक ए है यही बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा प्रेजते। प्रेजते देखिए बन गया क्या? प्रेजते। प्रेजते का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, अर्थ होता है प्रकृष्ट कंपन। प्रकृष्ट कंपन, प्रकृष्ट कंपन। क्यों? क्योंकि यह जो है एज्रि कंपने धातु से होता है। आपको जब पढ़ाया जाएगा आगे तो बताएंगे हम। यह एज्रि कंपने होती है प्रेजते। ऐसे आ जाएगा उपधन ओसति। ये भी उदाहरण आप सुने, ये सब प्रचलित उदाहरण है जो पर रूप संधि में मिलते हैं। पर माने बाद वाले का, देखिए ओ आ गया, ओकार आदि है। धातु रूप ओसति है, धातु रूप क्या है? ओसति है। और इसके आदि में क्या है? ओ है। ओ है उषदाहे, धातु मिलेगा आपको, उषदाहे है। और ये कई अर्थों में होता है, जलाने अर्थ में होता है, चलने अर्थ में होता है, कई अर्थ में होता है। तो ओसति जो है यह धातु रूप है जिसके अंत, जिसके आदि में प्रारंभ में क्या है? ओ है, ओकार आदि। और ये क्या था? एकार आदि। यह एकार आदि है और ये क्या है? ओकार आदि। उत्तर पद का प्रारंभिक माने आदि वर्ण क्या है? ओ है। और यहाँ पूर्व में देख रहे हैं जो उपसर्ग है इसका अंत अ से हो रहा है, इसलिए क्या है? अवर्णांत है। ये क्या है? अवर्णांत है। अब यह अ इसका रूप ले लेगा और ओ का रूप ले लेगा। ओ पर माने बाद में है, तो यह अ अपने बाद वाले का रूप लेगा, इसलिए संधि का नाम क्या है? पर। तो क्या बन जाएगा यह? क्यों? आप देख सकते हैं भाई, इस उप में क्या है? उप में अ है और इधर आपका क्या है? ओसति। इधर आपका क्या है? ओसति। अ ओ का रूप ले लेगा तो यह रूप बन जाएगा उप ओसति। बात समझ रहे हैं? यह अ इसमें जाके बिल्कुल मिल जाता है, इसी का रूप हो जाता है।
पर माने बाद वाले का यह और रूप हो जाता है, संधि का नाम पर रूप है। यह और बाद वाले का रूप हो जाएगा। जब बाद वाले का रूप हो जाएगा तो इसका अपना रूप समाप्त हो जाएगा। इस अ का अपना रूप क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। अ अपना रूप छोड़ करके बाद वाले का रूप ले लेता है, तो बाद वाले में क्या रूप है, ओ। तो अ क्या बन जाता है, ओ। इसी के साथ मिलकर ओ हो जाता है। अब आप जोड़ देंगे, मैंने आपको बताया था अज्झिनम परेण संयोजम, स्वर से विहीन जो व्यंजन वर्ण है, क्योंकि स्वर तो विहीन होगा नहीं, विकलांग होगा नहीं, व्यंजन ही होगा, तो परेण माने बाद वाले से जोड़ते हैं। अज्झिनम परेण से जोड़ दीजिए, यह है ऊ। प में ओ की मात्रा हो जाएगी, क्योंकि मात्रा सदैव स्वरों की होती है व्यंजन में। उपोषति, यह पर रूप है, बाद वाले का रूप ले लेना। हाँ, कुछ चीजें हैं जो कि ये तो प्राय इसमें उपसर्ग होता है पहले वाले पद में, बहुत उदाहरण नहीं मिलते, लेकिन ए जो आता है, ए ही एक आपको सूत्र मिलेगा ओमांगोश्च। एक सूत्र आपको मिलेगा ओमा मोश्च, ऐसे आपको सूत्र मिलेगा। इस सूत्र से सिवाय ओम नमः बनेगा, और वह अंत में आते आते क्या हो जाएगा, वह बन जाएगा शिवधन ए। शिव ए ही बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि सिवाय जो बनेगा नमः, तो उसमें क्या, शिव आंग ई। अब आंग आ बनेगा, और आ क्या होगा, आ ई। देखिए आ और ई दोनों जब मिलेंगे, ये जब दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे, ये ए बन जाएगा। और जब ए बन जाएगा तो वही यहाँ पे ए हो जाएगा। ई ही माने ए, अब वो बन जाएगा। तो शिव ए ही, ये लंबी प्रक्रिया है, हम उधर नहीं जाएंगे, आपके सिलेबस में नहीं है अभी। तो शिव ए ही ऐसा रूप आता है ओमांगोष्ठ से, तो भी ये बन जाता है। यहाँ पे देखिए, यह पूर्व जो पद है, यह उपसर्गांत अवर्ण नहीं है, बल्कि ये पदांत अवर्ण है। तो ये क्या करेंगे, यह अ इसी का रूप ले लेगा, और क्या बनेगा, शिवे। यह बनेगा शिवे, ऐसे बन जाता है। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो पर रूप संधि के उदाहरण इस तरह के मिलेंगे, शिवे भी आ जाएगा, तो ये ओमांगोश्च सूत्र से इसकी सिद्धि होती है। अंतादिवच्च उसमें आकर के बताएगा। तो लंबी प्रक्रिया में रूप संधि में नहीं जाएंगे। हमने आपको इंग पर रूपम समझाने का प्रयास किया है कि पर रूप संधि कहाँ लगती है। इंग प्रत्याहार में आने वाले एओ, पर माने बाद में होंगे, और पूर्व के अंत में अवर्णांत माने कोई उपसर्ग होगा, और जब संधि कार्य होगा तो अवर्णांत उपसर्ग अपने पर माने बाद वाले का रूप ले लेगा। इस तरह से आज हमने आपको पर रूप संधि के बारे में समझाया। हमें उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा, और मेरे इस प्रयास को आप लाइक करेंगे। धन्यवाद।